वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अली। आज के इस लेक्चर से हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज़, उसकी कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई ना कोई वजन होता है और वो जगह घेरती है। सो मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच हैज़ mass एंड विच occupies स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेस। सो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में भी फिजिकल भी हो सकती हैं और केमिकल भी हो सकती हैं। कंपोजिशन से मुराद है कि वो जो हमारा मैटर है वो बना किस चीज़ का हुआ है, और स्ट्रक्चर के से मुराद है कि वो एटम्स या जिस चीज़ से जो कंपोनेंट से बना हुआ है वो आपस में अरेंज कैसे हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की ब्रांच है जो हमें मैटर की प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, उसकी स्टडी को डील करती है। इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। और ये जो मैटर जिन केमिकल और फिजिकल चेंज से पास होता है उसको भी डील करती है। एंड दी लॉज आर प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस, और उन लॉज और प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करती है जिनके जरिए मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। अगर हम फिजिकल चेंजेस की बात करें तो जैसे हम पानी को हीट करें तो वो लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो इसमें जो लॉज और प्रिंसिपल अप्लाइज होते हैं उनको भी केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। केमिकल चेंज से मुराद ये है कि जब दो एटम्स या दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे कोई नई चीज़ बनती है, उसमें केमिकल चेंज होता है। जैसे दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलेंगे तो उससे हमारे पास क्या बनता है, पानी बनता है, जिसे हम H2O का नाम देते हैं। H2O का बनना एक केमिकल चेंज है, और H2O का पानी का गैस लिक्विड से गैस में चेंज होना एक फिजिकल चेंज है। आई होप आप लोगों को केमिस्ट्री की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट, determination of the composition represent finding out percentage of the elements and compounds in a sample of matter. कंपोजिशन से मुराद ये है कि हमारे जो सैंपल के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स और कंपाउंड की जो परसेंटेज होती है उसको हम मालूम करते हैं। और स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि वो जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में अरेंज कैसे हैं उसको हम डिफाइन करते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में बी ब्रॉट अबाउट बाय अब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। केमिस्ट्री में हमें किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हमें हमें पानी को भाप में तब्दील करना हो तो इसमें एक फिजिकल चेंज आता है जिसमें लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में पानी चेंज होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम पानी को हीट करना पड़ता है आग के ज़रिए, तो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम डिवाइड किया गया है। To understand the widely spread complex subject of chemistry, it has been divided into its specific aspect. Chemistry is divided into many distinct branches. These branches have distinct areas of study for the scientists to focus and achieve breakouts and advancement. केमिस्ट्री को की अंडरस्टैंडिंग को इजी करने के लिए हमें जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने केमिस्ट्री को आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया है। तो some of the branches are discussed below. First branch is physical chemistry. What is physical chemistry? ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि जो हमारी सब्सटेंस या मैटर होता है उसको हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं कि जो हमारा मैटर है वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे बिहेव करता है। और ये जो हमारे फंडामेंटल फिजिकल लॉज जैसे बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, उनको भी डील करता है। और इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड thus optimize the condition to carry out the reaction on industrial scale.
जो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री होती है, हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्रिडिक्ट कर सकता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है फास्ट है या स्लो स्लो है। तो इससे इसके प्रिडिक्शन से हमारा जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे अब आप लोगों को पता है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, तो उनके अलावा कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। सो स्टडी ऑफ सेंसेस कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन। जैसे मैंने पहले बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनकी स्टडी करते हैं, उसकी उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उनकी कंपोजिशन को देखते हैं। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होती हैं वो मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है, या फिर दोनों का मिक्सचर भी हो सकती है। साल्ट भी हो सकते हैं, एसिड भी हो सकते हैं, या फिर बेस हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं इनको हम मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फर्टिलाइजर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर होती हैं वो नाइट्रोजन से मिलकर से बनती हैं, तो नाइट्रोजन क्या एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। इसी तरह जो मेडिसिन होती हैं वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती हैं। कैटालिस्ट मुख्तलिफ रिएक्शंस को तेज़ करने के लिए जो कैटालिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी इनऑर्गेनिक होते हैं। इस तरह पिगमेंट्स होते हैं जो मतलब कलरिंग एजेंट्स होते हैं वो भी इनऑर्गेनिक होते हैं। कोटिंग्स पेंट वगैरह भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो नेक्स्ट ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जैसे पहले बताया कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनमें हम कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स other than simple salts like carbonates, bicarbonates, oxides and carbides। सो कार्बन के कुछ कंपाउंड हैं जो इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं, इसमें कार्बोनेट्स आ जाते हैं या फिर उसके साथ बाइकार्बोनेट्स आते हैं, ऑक्साइड्स आ जाते हैं या फिर कार्बाइड्स आते हैं। इनके अलावा कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं और उसको किसके अंदर स्टडी करते हैं, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उसे स्टडी करते हैं। In this branch, we study structure, formation, properties, composition, and reaction of carbon-containing compounds. Organic compounds are found in all forms of life and are also essential for life। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडीज होती हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनती है। जैसे जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, ये सारा कुछ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज बनी होती हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारी ज़िंदगी के लिए लाजमी है। अगली ब्रांच जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम जो इन्वायरमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ फिनोमेनाज होते हैं उनको स्टडी करते हैं। सो इट इज़ ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन आवर प्लानिट। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी सोर्सेज, रिएक्शन इफेक्ट्स एंड फेट ऑफ केमिकल स्पीशीज इन एयर, सॉइल एंड वाटर इन्वायरमेंट। इसमें हम स्टडी करते हैं कि अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका उसके सोर्सेज क्या है, मतलब उसके उसका रिएक्शन क्या होगा, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। जैसे पोल्यूशन है, तो अगर इंसानी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो पोल्यूशन बढ़ रही है तो फ्यूचर में इसके इफेक्ट क्या होंगे। तो इस सारा इसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। So without this, it would be impossible to study the effects that human have on the environment through the release of chemicals। उससे जैसे जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे तरक्की हो रही है तो इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं और जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज के अलावा हमारे जो शहर हैं उनकी आबादियाँ बढ़ रही हैं और ट्रैफिक वगैरह भी बढ़ रही है। तो इससे हमारा जो क्लाइमेट चेंज उसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इन सारे सिनेरियो को देखने के लिए हमें एक ऐसी ब्रांच की ज़रूरत है जिसके अंदर हम ये सारे फिनोमेनास को स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच का नाम क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम इन सारे फिनोमेनास को
स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजिंग इफेक्ट एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ये हमें बताती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जैसे एयर, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इनके सोर्सेज क्या हैं, इनके इफेक्ट्स क्या हैं। तो ये सारा कुछ हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट ब्रांच इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसको हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सैंपल का एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास एक सैंपल होता है, उसका हम एनालिसिस करते हैं कि इसके अंदर इसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट की परसेंटेज क्या है। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन, identification and determination and concentration of components present in the material things। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ का, जैसे आप मिट्टी का सैंपल ले लेते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि मिट्टी को सेपरेट करोगे। तो मैं मिट्टी को आप सेपरेट करोगे, उसमें से जो आप मेटल्स वगैरह हैं या जो रेत के ज़रात हैं उनको आप अलहदा कर लोगे, ठीक है। तो उसके बाद आइडेंटिफाई करोगे कि इसके अंदर कौन कौन से कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। उसके बाद जो आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनकी कंसंट्रेशन मालूम करेंगे कि ये जो सॉइल या जो हमारी मिट्टी है इसके अंदर जो जो कंपाउंड्स या जो जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनकी कंसंट्रेशन क्या है। सो इस तरह हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए एक सैंपल का एनालिसिस करते हैं। सो nowadays the field of analytical chemistry generally involves the use of modern and sophisticated instrument to analyze the matter। तो आज के दौर में हम मुख्तलिफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके अपने सैंपल को एनालाइज करते हैं। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी हर किस्म की इंडस्ट्री में अप्लाई होती है। अगर हम जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री देख लें, सीमेंट इंडस्ट्री देख लें, तो वहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट बनती है उसके जो क्वालिटी होती है उनके सैंपल्स को चेक करने के लिए वो किसके ज़रिए चेक किया जाता है, हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए हम उसे चेक करते हैं। सो आई होप ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्सप्लेन किया कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस को देखा और उसकी हमने ब्रांचेस को देखा। ब्रांचेस अभी कंप्लीट नहीं हुई, हमने सिर्फ 5 ब्रांचेस को आज देखा है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री के आगे जो ब्रांच है उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, गुड बाय।